स्टार्ट। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर बहुत सारे इमोर्टल्स रहते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पर डीमंस हैं, मॉन्स्टर्स हैं और भी बहुत सारी चीजें जो हम आगे आगे करके सीरीज में देखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि कहानी सुनाने वाला बोलता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स हैं और वो इमोर्टल्स भी हैं क्योंकि उन्होंने कल्टीवेट करा है दाव को, जहाँ पर जो दाव को कल्टीवेट करता है वो इमोर्टल बन सकता है, यानी कि वो भगवान बन सकता है। फिर उसके बाद हम लोग मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम ली फैन होता है, जो कि एक हैंडसम यंग मैन है जो 21वीं सदी से है जैसे कि हम लोग हैं। बट वो अचानक गलती से ट्रेवल कर लेता है पिछले वक्त में जहाँ पर ये सारे एंशिएंट लोग रहते हैं। हमारा हीरो ली फैंग बोलता है कि मैं इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ, लगता है मैं भी अब इमोर्टल बन पाऊंगा, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर वो अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है एंड वो बोल रहा है कि मैं मेन हीरो हूँ और मैं जरूर किसी राजा महाराजा का बेटा हूँगा और मेरी जो स्पिरिचुअल रूट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा कल्टीवेट कर पाऊंगा और मैं बन पाऊंगा इमोर्टल, जिसे सभी लोग भगवान कहेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि एक जो बंदा होता है वो उसकी कल्टीवेशन को चेक करता है, यानी कि उसकी स्पिरिचुअल रूट को चेक करता है एंड वो बोलता है कि नहीं है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, ऐसा मैंने कई सालों में नहीं देखा है, मैं 300 सालों से कल्टीवेशन को चेक कर रहा हूँ बट तुमसे घटिया कल्टीवेशन मैंने नहीं देखी है, तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट बिल्कुल भी खराब हो चुकी है, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ही खराब है और तुम बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। ये सुनने के बाद लिंग फैंग की बुरी हालत हो जाती है एंड वो बोलता है कि ये नहीं हो सकता, मेरा सारा प्लान खराब हो चुका है। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी लोग बोलते हैं कि तुम तो ट्रैश हो, तुम तो इमोर्टल बिल्कुल भी नहीं बन सकते, तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हमारे यहाँ के नौकर होते हैं और तुम अपने आप को कल्टीवेट करना चाहता कि तुम इमोर्टल बन पाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तो एक अच्छा सा पेट ढूंढना चाहिए जिसमें तुम लटक कर अपनी खुदकुशी कर लो, तुम्हारी जितनी भी लाइफ है वो बेकार है। और ये सुनने के बाद हमारा मेन हीरो ली फैन बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो जाता है। तब इसके सामने एक सिस्टम चमकता है जैसे कि हर मानवा के अंदर होता है। सिस्टम बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने गॉड लेवल कल्टीवेशन को ट्रिगर करा है जिसके कारण तुम्हें ये सिस्टम मिलता है। इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए तुम ऐसे ताकतवर इंसान बन सकते हो जिनसे कोई भी नहीं जीत पाएगा, बट उससे पहले तुम्हें 666 टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे तुम उन्हें कंप्लीट कर दे तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो तुम्हें हरा पाए। ये सुनने के बाद हमारा मेन हीरो लिम फैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो बोलता है कि गॉड लेवल कल्टीवेशन सिस्टम, इसका इस्तेमाल करते हुए तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, लगता है मेरी जिंदगी में लिखा हुआ है कि मैं हीरो बनूंगा, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी कल्टीवेशन को। और फिर वो उस सिस्टम को चालू करता है एंड वो बोलता है कि मैं जल्दी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और कोई भी मुझसे पंगा नहीं ले पाएगा। तभी सिस्टम बोलता है कि बाइंड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारा टास्क तुम्हारे सामने है। तभी हमारा मेन हीरो हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि जो मेरी बेइज्जती कर रहे थे वो सच में स्मंग बैग है, अब मैं उन सभी को पीट डालूंगा, देखते हैं कि मेरा फर्स्ट टास्क क्या आएगा। तो उसका फर्स्ट टास्क होता है कि उसे अपनी नेबर की जो आंटी है उसको खाना डिलीवर करना है। ये सुनने के बाद हमारी हीरो की सारी खुशियां गायब हो जाती है। फिर वो अगला नेक्स्ट टास्क देखता है और ऐसे करके हमें पता चलता है कि नॉर्मल जो घर के काम होते हैं या फिर फार्मिंग के काम होते हैं वो सारे टास्क हमारे मेन हीरो को मिल रहे होते हैं। फार्मिंग वाले टास्क को देखने के बाद वो बोलता है कि ये सिस्टम पागल हो चुका है, क्या इसने कहा था कि मुझे इमोर्टल बनाएगा बट ये तो मुझे फार्मर बना रहा है और ऐसे करके 666 टास्क करने हैं, क्या पागल हो गया है, क्या मैं सिर्फ डिलीवरी बॉय बना रह जाऊंगा, ये सिस्टम पागल हो चुका है। और वो सिस्टम पे सारा गुस्सा निकाल रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मेन हीरो होता है वो बहुत ज्यादा थक जाता है एंड वो बोलता है अब मैं क्या ही कर सकता हूँ और फिर वो खेती बाड़ी काम करने लग जाता है। वो लकड़ी को काटता है और ये सब कुछ वो 3 सालों से कर रहा है। वो लकड़ी को काटता है जंगल से, फिर मुर्गियों को दाना देता है, फिर वो कुछ ड्राइंग्स भी करता है जो एंशिएंट टाइम में होती है और रात के टाइम पर वो खेतों में से जानवरों को भी भगाता है। फिर वो बोलता है ये सारे काम मैं कर रहा हूँ और मुझे 3 साल हो चुके हैं, ये सिस्टम तो बहुत ज्यादा बेकार है और उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। तभी वो काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसका अंकल आता है एंड वो बोलता है कि लिन जल्दी से यहाँ पर आओ क्योंकि फेस्टिवल चालू होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सुंदर राइटिंग से मेरे लिए कुछ लिख दो। ये बात सुनने के बाद लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो खुशी के साथ उसके पास जाने लग जाता है एंड वो बोलता है कि अच्छा आप यहाँ पर आ गए, मुझे आपके लिए क्या लिखना है, मैं आपके लिए वो लिख दूंगा। और वो खुश भी होता है अपने अंकल के साथ। तभी हम लोग देखते हैं कि उन मुर्गियों में कुछ होता है एंड वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो एक एंशिएंट एनिमल्स हैं या फिर आप एक तरह के एंशिएंट जानवर भी कह सकते हो। वो बोलते हैं कि हमारे मास्टर जा चुके हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ और अपना खाना खा लो। तभी हम लोग देखते हैं कि जो सारी मुर्गियाँ होती है वो सारी चेंज हो जाती है और वो अपना रूप बदल के यहाँ पर बैठी होती है। तभी पानी के अंदर से हम लोग देखते हैं कि एक ड्रैगन बाहर निकल जाता है एंड वो बोलता है कि हमारे मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर होने जा रहे हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं और उन्होंने इस पूरी पॉइंट को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक पेड़ होता है एंड वो बोलता है कि हाँ हमारे मास्टर बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो कुछ और सालों में इतने ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि दुनिया में उसे कोई हरा नहीं पाएगा। बट मैंने देखा है कि उनके पास कोई भी लड़की नहीं है, आखिर ऐसा क्यों है, हमारे मास्टर के पास कोई लड़की क्यों नहीं है। तभी वो मुर्गी या फिर मैं आपको कह सकता हूँ फिनिक्सी वो बोलता
बोलती है कि ये तो होना ही था। तभी वो ड्रैगन बोलता है कि हाँ, हमारे मास्टर पूरे दिन हमारी चिंता करते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें कभी भी किसी लड़की से मिलने का मौका नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ हम लोग एक बैरियर को देखते हैं जहाँ पे बड़ा सर्कल होता है। वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम म्यू होता है। म्यू को देखने के बाद उसके जो क्लैन के बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि ये प्लेस बहुत ज़्यादा डेंजरस है और हमारे एंसेस्टर्स ने बोला है कि हमें ये सारा रिस्क लेके हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा। बट क्या आपको लगता है कि आपको सारा रिस्क खुद लेना चाहिए? तभी म्यू बोलती है कि हमें ये सारा रिस्क लेना पड़ेगा, वरना हमारा जो सेक्टर है वो पूरा दबा हो जाएगा और हमने सेक्टर को बचाने के लिए मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा और हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है और मैं एक सेंटेनेंस हूँ और मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपने क्लैन को बचाऊं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपने पास से एक बैरियर सा निकालती है एंड वो बोलती है कि जल्दी से सब लोग रेडी हो जाओ, मैं अपना गोल्डन एलिक्सर यूज करने वाली हूँ जिससे मेरी पूरी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी और साथ में तुम्हारी भी। फिर वो उसको यूज करती है एंड वो बोलती है कि ये बैरियर बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको फॉर्मेशन लगा हुआ है, तो सभी लोग मेरे पीछे रहना वरना तुम्हारी जान खतरे में जा सकती है। और वो अपने उस डिवाइस को एक्टिवेट करती है जिसके बाद उससे बहुत सारी रोशनी निकलने लग जाती है और वो सारी बैरियर पे लगती है और हम लोग देखते हैं कि बैरियर में एक खरोच सी आ जाती है और उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है जिसके कारण सभी लोग बुरी हालत में हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की निकल रही है। तभी वो डिवाइस भी टूटने लग जाता है और जो म्यू के कपड़े होते हैं वो भी फट जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता। तभी हम लोग देखते हैं कि म्यू बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि हमारा जो फर्स्ट ऑब्स्टिकल होगा वो इतना ज़्यादा खतरनाक होगा, आगे जाके हमें पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा और मुझे तो नहीं लगता कि मैं अकेले से कुछ कर पाऊंगी। फिर वो अपने मन में सोचती है कि आखिर मैं कैसे अपने सेक्टर को बचाने के लिए डिवाइन वाटर बीड को लेके आ पाऊंगी जब मैं फर्स्ट स्टेज में इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ और मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तभी हमारा मेन हीरो लिन फैन भी वहाँ पर आ जाता है एंड वो खांसते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर इतना ज़्यादा धुआं क्यों हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग की वजह से म्यू गिर जाती है और वो सीधा जाकर लिन फैन की गोदी में गिर जाती है। लिन फैन उसे पकड़ता है और गलती से उसकी कुछ गलत चीज़ दबा देता है और लिन फैन बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी वो म्यू को सीधा खड़ा करता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतने ज़्यादा बेहोश क्यों हो गई हो। और ऐसा दिखता है कि लिन फैन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। फिर लिन फैन बोलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्मोक है, लगता है यहाँ पर इसके कारण ऑक्सीजन कम हो गई है और उसके बाद ये लड़की बेहोश हो चुकी है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिन फैन उस छेद की तरफ देखता है एंड वो बोलता है कि आखिर ये छेद यहाँ पर कैसे हुआ। फिर लिन फैन अपने मन में सोचता है कि लगता है जो भी यहाँ पर बैरियर टाइप का कुछ था वो टूट चुका है, अब मैं क्या करूँ। लिंग फैंग को सही सलामत खड़े हुए देखते हुए म्यू अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा की निकल रही है और इतनी स्ट्रॉन्ग की के बावजूद ये बंदा बिल्कुल ही सीधा खड़ा हुआ है और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। आखिर ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर सभी लोग लिन फैंग के सामने झुकते हैं और म्यू भी और उसके सारे साथी भी। वो बोलते हैं कि ये जूनियर ली हाउस सेक्टर से है और मेरा नाम म्यू है और मैं यहाँ पर ट्रैप हो चुकी थी। अगर आप यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए नहीं आते और अपनी काइंडनेस को नहीं दिखाते तो हम बिल्कुल भी नहीं बच पाते। और ली हाउस सेक्टर हमेशा इस बात को याद रखेगा कि आपने इतनी बड़ी हम पे काइंडनेस दिखाई है और ली हाउस सेक्टर आपको हमेशा वफादार रहेगा। आपका शुक्रिया इतनी ज़्यादा काइंडनेस दिखाने के लिए। तभी ये सारी बातें रिपीट उसके सेक्टर वाले लोग भी करते हैं। ये बात सुनने के बाद लिन फैंग बोलता है अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सीनियर, मुझे सीनियर क्यों कह रहे हो, मैं तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। तभी लिन फैंग बोलता है कि ली हाउस सेक्टर, मैंने इसके बारे में सुना है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तभी म्यू बोलती है कि आप अपने जूनियर को आंसर देने की अनुमति दे। फिर वो बोलता है कि हम यहाँ पर डार्क ग्रीन ब्रीड को ढूंढने के लिए आए हैं। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर आकर एक ऐसे बंदे से मिल पाऊंगी जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। अगर मैं इसकी मदद लेती हूँ तो मैं अपने सेक्टर को बचा सकती हूँ और ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। तभी उस बात को सुनने के बाद लिन फैन बोलता है कि अच्छा तुम उस ब्रीड के बारे में बात कर रहे हो, मैंने उसको बहुत बार देखा था, मुझे पता नहीं था कि वो तुमसे बिलोंग करता है। ये बस सुनने के बाद म्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है सच में वो यहाँ पर था। फिर वो अपने एक्साइटमेंट को कम करते हुए बोलते हैं कि माफ़ कर देना, जूनियर कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गई थी, मुझे माफ़ कर देना कि सीनियर के सामने में रिस्पेक्ट खो दी। तभी लिन में बोलता है कि यार तुम्हें सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर वो बोलता है कि बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास बहुत सारे इंसान और घोड़े हैं और मैं इतने सारे बंदों को अंदर नहीं लेके जा सकता क्योंकि वहाँ पर मैंने भुट्टे को उगाया हुआ है। अगर वे भुट्टे खराब हो गए तुम्हारे इतने सारे लोगों की वजह से तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद म्यू बोलती है कि सीनियर हमें माफ़ कर देना, बट कोई बात नहीं, मैं आपके साथ अकेले चल पड़ूंगी, ये सब कुछ ठीक रहेगा ना। वैसे भी अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर पाऊंगी और शायद आप हमारी मदद कर पाए उस ब्रीड को ढूंढने के लिए, और अगर आप ऐसा करते हो तो मैं भी कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद लिन फैंग बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चल सकते हो। तभी एक सेट का बंदा म्यू के पास आता है। वो बोलता है कि सेटनेस ये प्लेस बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्या आप अकेले ठीक रहोगे, और साथ में उसको एक कवच सा पर आ रहा होता है। तभी म्यू बोलती है कि हमें अंदर जाना तो पड़ेगा ही, हमारे सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कितना डिफिकल्ट क्यों ना हो, अगर ये एक्सपर्ट हमारी हेल्प
हेल्प करेगा तो मुझे लगता है कि हम आसानी से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तभी लिन फेन में सोचता है कि आखिर ये लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये कुछ ज्यादा अजीब लग रही है मेरे को। फिर में सोचता है कि यहाँ के कंट्री रोड बहुत ज्यादा ही अलग है, शायद इन्हें चलने में ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, वरना इतना कमजोर सा विलेज आखिर क्यों ये इतना डर रहे हैं इस फॉरेस्ट में अंदर जाने के लिए। मतलब डेली यहाँ पर लकड़ियाँ काटने के लिए आता था, मुझे तो आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, आखिर लड़की क्यों डर रही है, लगता है पागल सी है। तभी उसके पास आती है एंड वो बोलती है कि चलो अंदर चलते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उस बैरियर के सामने बिल्कुल एक फायर टाइप का कुछ होता है। उसे देखने के बाद तो म्यू भी डर रही होती है। वो बोलते हैं कि क्या मेरा आर्मर इसे होल्ड कर पाएगा, नहीं। तो उसी तरफ हम लोग देखते हैं लिन फेन को, जो बिना किसी कवर या फिर किसी और चीज की हेल्प के बिना अंदर जा रहा होता है। एंड वो बोलता है कि चलो अंदर चलो। ये देखने के बाद जितने सेक्टर के लोग होते हैं वो सारे डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये सीधा अंदर चला गया, आखिर कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है। और हम लोग देखते हैं कि वो सारी फ्लेम्स भी लिन फेन को देखने के बाद दूर हट जाती हैं। ये देखने के बाद म्यू भी हैरान होती है। लिन फेन बोलता है कि आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। तभी म्यू बोलता ठीक है और वो अंदर जाती है, उसका कवच से बचा लेता है और वे दोनों अंदर चले जाते हैं। सेक्टर के लोग बोलते हैं कि लगता है हमें सारी जितनी भी होप है वो सारी उस एक्सपर्ट के ऊपर लगानी पड़े, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और वो ही हमारी हेल्प कर सकता है। और मुझे उम्मीद है कि वो सैडनेस को बचा लेगा और हमें डिवाइन वाटर ब्रीड मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जंगल के अंदर घुस जाते हैं। लिन फेन बोलता है कि तुम आसपास देख लो, यहाँ पर ही तुम्हें वो ब्रीड देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर हमेशा आता रहता हूँ लकड़ियों को काटने के लिए, तो मैं भी यहाँ पर थोड़ी कोशिश करता हूँ उस ब्रीड को ढूंढने की। लकड़ियों का नाम सुनने के बाद वो लड़की भी हैरान होती है। वो बोलते हैं कि इतने खतरनाक जंगल के अंदर ये लकड़ियों को काटने के लिए आता है, आखिर कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है। और जितनी भी ये फायर वुड्स है इतनी आम नहीं है, इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। तभी वहाँ की जो स्ट्रॉन्ग की का महसूस करते हुए फिर से उसे चक्कर आने लग जाते हैं। एंड म्यू बोलती है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ और ये लड़का कितनी आसानी से खड़ा है, आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग देखते हैं कि म्यू की हालत देखने के बाद लिन फेन बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो मुझे भी। और फिर म्यू बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़े चक्कर से आ रहे हैं। तभी लिन फेन उसे एक पेड़ के बाद बिठाता है एंड वो मन में सोचता है कि लड़की की बॉडी बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, बस वो थोड़ी सी धूप में खड़े होते ही चक्कर आने लगे, लगता है इसे रेस्ट करने की जरूरत है। फिर वो बोलता है तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं उसको ढूंढ के लाता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग की होती है वो सारी अंदर जाने लग जाती है म्यू के अंदर और वो कल्टीवेट करने लग जाती है। म्यू अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही एनर्जी है, आखिर ये कैसी प्लेस है, मैं सिर्फ यहाँ पर बैठी हूँ और मेरा लेवल बढ़ रहा है। सच में यहाँ पर तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है जिससे मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तभी लिन फेन बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ पानी चाहिए, और फिर वो अपना पानी उससे देता है। तभी म्यू बोलते है कि थैंक यू सीनियर। फिर वो उस पानी को देखने के बाद बोलते हैं कि नहीं, इसके अंदर भी कुछ मिस्ट्री लग रही है, ये पानी नॉर्मल पानी बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो उस पानी को पीती है और हम लोग देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने जाती है और वो गोल्डन एलिक्सर की सेकंड हेवन रिलम में अंदर होती है। बट हम लोग देखते हैं कि वो एकदम लेवल अप होने लग जाती है और वो 4, 5, 6, 7 ऐसे करके अपना लेवल अप करने लग जाती है और वो गोल्डन एलिक्सर की 6 लेवल अप हो जाती है। एंड वो बोलते हैं मैंने अपना गोल्डन एलिक्सर बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, आखिर कैसे हो सकता है, आखिर ये पानी के अंदर क्या है, आखिर ये कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है जो मुझे एक पानी की जगह ये इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दी है। पानी को इतनी जल्दी पीते हुए देखकर लिन फेन अपने मन में सोचता है कि लगता है लड़की बहुत ज़्यादा ही प्यासी थी। फिर वो बोलता है कि मेरे पास और भी पानी है, तुम उसे भी पी सकती हो, तुम आराम से पियो। तभी ये देखने के बाद म्यू बोलते हैं कि सीनियर मुझे माफ़ कर देना, ऐसा मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा लालची हो रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर मेरा टेस्ट लोगे। तभी लिन फेन बोला ऑल राइट, तुम चिंता मत करो, मुझे याद है कि मैंने कहाँ पर उस ब्रीड को देखा था, मैं वहाँ पर जाता हूँ देखने के लिए। तभी म्यू खड़ी होती है एंड वो अपने मन में सोचती है कि मेरा कल्टीवेशन बेस बढ़ चुका है, जिसके कारण मेरी स्पिरिचुअल सेंस भी बहुत ज़्यादा ग्रेट हो चुकी है। अब मैं आसानी से ढूंढ पाऊंगी वो ब्रीड कहाँ पर है और उसे महसूस होता है कि ब्रीड कहाँ पर है, वो वहाँ पे जाने लग जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि लिन फेन को ब्रीड मिल जाता है एंड वो बोलता है कि देखो ये रहा वो। उस ब्रीड को देखने के बाद म्यू अपने मन में सोचते है कि डिवाइन वाटर ब्रीड सच में हमें ये मिल चुका है और ये एक्सपर्ट के बिना बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तभी लिन फेन बोलता है कि लो तुम इसको रख सकती हो। ये सुनने के बाद म्यू हैरान होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम इतने आसानी से मुझे क्यों दे रहे हो। तभी लिन फेन बोलता है कि तुम ही तो थी जो यहाँ पर इसे ढूंढने के लिए आई थी, तो मैं तुम्हें ना दूं तो किसको दूं। ये सुनने के बाद म्यू उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया करती है एंड वो बोलते थैंक यू सीनियर इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। एंड वो उसके सामने बहुत ज्यादा झुक रही होती है। लिन फेन बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तुम जब अपने सेक्टर में पहुंच जाओ तो अपने कपड़ों को चेंज कर लेना। ये बात सुनने के बाद म्यू शर्माते हुए बोलते जी सीनियर, मैं अपने कपड़ों को चेंज कर दूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि सीनियर के साथ मैं दोबारा फ्यूचर में जरूर मिल पाऊंगी। फिर वे दोनों बाहर निकल जाते हैं। सेक्टर के लोग अभी भी वेट कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि देखो वो यहाँ पर आगे सैडनेस कुछ बुरी चीज हो चुकी है। तभी म्यू बोलते हैं कि आखिर क्या हुआ। तभी जो सेक्टर का बंदा होता है वो बोलता है कि सेक्टर के ऊपर हमला हो चुका है और वो हमारे सेक्टर को तबाह करने के लिए आ गया है। ये बात सुनने का म्यू भी हैरान होती है। फिर उसके बाद हम लोग ली हाउस सेक्टर को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा उस पूरे सेक्टर को तबाह करने के लिए आया होता है। तभी जो एनिमी होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा सेक्टर बच पाएगा, बट भूलो मत तुम्हारा ली हाउस सेक्टर नहीं बच पाएगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। ये बात सुनने के बाद फिर वो एनिमी बोलता है कि
तुम्हारा सेक्टर इसलिए बचा हुआ था क्योंकि तुम्हारे पास एक ब्रीड था, बट वो अब बिल्कुल ही खो चुका है और जो मेरा रेजिंग फायर सेक्टर है वो आज तुम्हें बिल्कुल तबाह कर देगा और तुम्हारे बचने का कोई भी चांस नहीं है। ये बात सुनने के बाद लियाओ सेक्टर का पेट्रोज बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जब तक मेरे अंदर सांस है तुम मेरे लियाओ सेक्टर का कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। ये बात सुनने के बाद वो फ्लेमिंग फायर का जो सेक्टर का पेट्रोज होता है वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना सबसे पहले मैं तुम्हें मार डालूं ताकि ये मैं तुम्हारे सेक्टर को तबाह कर सकूं और जितने भी पीछे के जो तुम्हारे लोग हैं वो भी इस बात को समझ सके कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं मुझसे पंगा लेने के बाद। ये बात सुनने के बाद जो लियाओ सेक्टर पेट्रोज होता है वो भी डर रहा होता है। तभी पीछे से म्यू आती है एंड वो बोलते रुक जाओ, जो हमारे सेक्टर की मेन ट्रेजर था वो मैं ले आई हूँ जिसका इस्तेमाल करते हुए हम किसी को भी हरा सकते हैं और हमारा लियाओ सेक्टर भी अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद जो लियाओ सेक्टर का पेट्रोज होता है वो बहुत खुश होता है। वो बोलते हैं कि ये तो डिवाइन वाटर ब्रीड है, इसका इस्तेमाल करते हुए हमारी कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी सभी सेक्टर वाले खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे लियाओ सेक्टर अब बच जाएगा, अब इसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। ये बात सुनने के बाद राइजिंग फायर का जो पेट्रोज होता है वो बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये सब कुछ तुम झूठ बोल रहे हो ना, ये जरूर कोई फेक चीज होगी जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम मैं सेक्टर को बचाना चाहती हूँ। तभी म्यू बोलते अगर ऐसी बात है कि ना सीनियर खुद ही देख ले क्योंकि मैंने इसे फॉरबिडन लैंड से लेके आई हूँ। ये बात सुनने के बाद राइजिंग फायर का जो पेट्रोज होता है वो बोलता है कि बकवास बंद करो, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे पता है कि ये कोई एक नॉर्मल सी चीज़ है, तुम यहाँ पर सिर्फ सेक्टर को बचाने के लिए सारी बकवास बातें कर रहे हो बट इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, आज तुम हारे जाओगे। तभी म्यू बोलती है कि एल्डर अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कोई बात नहीं बट मेरी कल्टीवेशन झूठ नहीं बोल सकती। फिर वो अपनी कल्टीवेशन को दिखाती है। उस कल्टीवेशन को देखने के बाद वो राइजिंग फायर का जो पेट्रोज होता है वो भी हैरान होता है। वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये सिर्फ सेकंड लेवल पे थी अपने गोल्डन एलिक्सर के, बट ये अब ये 9th लेवल पे कैसे पहुंच सकती है वो भी इतनी जल्दी। तभी म्यू बोलती है कि सीनियर मैं फॉरबिडन लैंड में गई थी और वहाँ पर मैं एक सीनियर से भी मिली थी और उसने भी मदद करी है इसको लाने के लिए। ये बात सुनने के बाद जो राइजिंग फ्लेम का पेट्रोज होता है वो भी डरने लग जाता है। वो बोलते हैं तुम कैसे सीनियर से मिले थे जिसने तुम्हारी मदद करी, और वो पीछे हटने लग जाता है और वो गिर जाता है। तभी उसके सेक्टर के लोग बोलते हैं कि एल्डर क्या आप ठीक हो, आपका पिछवाड़ा ठीक है ना। तभी राइजिंग सेक्टर का एल्डर बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ बट लियाओ सेक्टर ऐसा समझना मैं बिल्कुल डर गया हूँ तुमसे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बट अब के टाइम में तुम्हें छोड़ रहा हूँ बट अगली बार तुम बिल्कुल भी मुझसे नहीं बच पाओगे। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। उसको वे जाते हुए देखकर लियाओ सेक्टर का जो पेट्रोज होता है वो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि हमारे सेक्टर को बचाने के लिए एक एक्सपर्ट हमारा साथ देंगे, सच में उसने हमारी सेक्टर को बचा लिया है। फिर वो बोलता है कि जल्दी से मैं अपने ओल्ड मास्टर को बुलाता हूँ माउंटेन से ताकि हम उस सीनियर से मिल पाए और उसका शुक्रिया कर पाए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लियाओ सेक्टर के पेट्रियोज एल्डर और म्यू लिन फैन के विलेज के सामने खड़े होते हैं। एल्डर बोलता है कि म्यू क्या यहीं पर वो सीनियर रहते हैं। तभी म्यू बताते हैं कि हाँ ओल्ड मास्टर, उन्होंने मुझे ये बताया था कि वो यहाँ के विलेज में रहते हैं और आसपास सिर्फ एक यही विलेज है। ये बात सुनने के बाद पेट्रोज बोलता है कि ये प्लेस फॉरबिडन आइलैंड से बिल्कुल भी दूर नहीं है और यहाँ पर बिल्कुल भी डेंजर नहीं दिखा रहा, लगता है यहाँ पर ही हमारे वो सीनियर रहते हैं। पर वो बोलता है कि यहाँ पर कुछ बूढ़े लोग भी है, क्यों ना मैं उनसे पूछूं कि हमारे सीनियर कहाँ पर है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक एल्डर एक चीज को नोटिस करता है। फिर वो बोलता है कि ये नहीं हो सकता, जो ये फावड़ा इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर तो डिवाइन पावर है, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर वो बोलता है कि आंटी मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको ये फावड़ा कहाँ से मिला है और इसे कौन इस्तेमाल करता है। तभी वो आंटी बोलती है कि इस फावड़े की बात कर रहे हो, इसे तो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तभी अंकल बोलता है कि अरे तुम बता क्यों नहीं रही हो उसको कि लिन फैन ने इसका इस्तेमाल करा था अपनी खेती बाड़ी करने के लिए। तभी वो आंटी बोलते है कि हाँ मुझे भी याद आया कि इसका इस्तेमाल तो लिन फैन ने भी करा था। ये बात सुनने के बाद एल्डर बोलता है कि लिन फैन, आखिर लिन फैन कहाँ पर रहता है। तभी वो आंटी बताती है कि वो उस एरिया में रहता है, ये तुम्हें झोपड़ी दिख रही होगी ना, वो वहीं पे रहता है स्टोन के घर में। वेजिटेबल फील्ड और स्टोन हाउस का नाम सुनने के बाद पेट्रियोज और एल्डर दोनों हैरान होते हैं। म्यू बोलते हैं कि क्या सच में वो यहाँ पर रहते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि लिन फैन ने जो खेती बाड़ी करके सब्जियां उगाई होती है असल में वो बिल्कुल ही डिवाइन पावर से भरी होती है। उन्हें देखने के बाद म्यू बोलती है सारे तो ट्रेजर है और मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर इतनी सारी खतरनाक चीजों को देख पाऊंगी, उनकी क्वालिटी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये किसी भी पिल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग देखते हैं कि एल्डर और पेट्रियोज उन सारी घास फूस को खाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि सच में यहाँ पर तो सीक्रेट एनर्जी हर जगह पर है, अगर इसका इस्तेमाल करें तो हम बहुत कल्टीवेट कर सकते हैं, सच में हम तो कुछ दूसरे वर्ल्ड के अंदर ही आ गए हैं। और वो भागते हुए लिन फैन के घर की तरफ जाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमें सीनियर से मिलना पड़ेगा ताकि हम और भी बहुत सारी उनकी मदद ले पाएं। एल्डर और पेट्रियोज की हरकतें देखने के बाद वो अंकल और आंटी बोलते हैं कि क्या भिखारी से हैं, क्योंकि उनकी हरकतें तो वैसी है। आंटी बोलते हैं कि हाँ मुझे तो भिखारी लग रहे हैं। तभी जो पेट्रियोज होते हैं और एल्डर होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं इस आटे को खा रहा हूँ, ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो एल्डर और पेट्रियोज अपने मन में सोचते हैं कि म्यू दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, क्यों ना हम उसकी शादी सीनियर के साथ करवा दे ताकि वो हमें ऐसे बेनिफिट देते रहे। तभी हम लोग देखते हैं कि लिन फैन को जो बोलता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया आज के लिए, लगता है कुछ दिनों के लिए वो चल जाएगी। तभी वो घर की तरफ जा रहा होता है। तभी पीछे से म्यू से बोलती है सीनियर। तभी लिन फैन बोलता है कि तुम यहाँ पर फिर से आ गई और ये दो बंदे कौन है। तभी हम लोग देखते हैं कि एल्डर और पेट्रियोज हैरान होते हैं कि जो सीनियर के बारे में बात कर रही थी वो लिन फैन और वो इतना ज्यादा जवान है। तभी पेट्रियोज बोलते
बोलता है कि क्या ये वंडरलैंड यह सब कुछ तुम्हारी वजह से है। और हम लोग देखते हैं कि जब वो चिकन की तरफ देखते हैं तो चिकन उनकी तरफ देखता है और चिकन का ज़्यादा प्रेशर होता है कि जो एल्डर होता है वो भी डरने लग जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा टेररिज्म था, मैं तो डर गया बहुत ज़्यादा है, और वो बेहोश होने लग जाता है। तभी लिन फैन बोलता है क्या तुम ठीक हो। तभी एल्डर अपने मन में सोचता है कि आखिर कितना ताकतवर है कि जो इसकी चिकन है उसको देखने से ही मेरी फट गई। तभी जो म्यू होती है वो बोलती है सीनियर ये दोनों मेरे एल्डर से सेक्टर के और वो आपसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें लेके आई हूँ। तभी लिन फैन बोलता है कि क्या मुझसे मिलने के लिए। तभी उसके सामने टास्क आता है कि उसे सभी गेस्ट को खाना खिलाना है। इस टास्क को पढ़ने के बाद लिन फैन बोलता है क्यों ना तुम मेरे साथ अंदर चलो और तुम मेरे साथ खाना खाओ। तभी म्यू बोलती है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और वो दोनों भी खुश होते हैं। तभी वो अंदर चले जाते हैं। लिन फैन खाना बनाने लग जाता है एंड वो अपना खाना बना रहा होता है तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी निकल रही होती है। उसे देखने के बाद जो एल्डर होता है और पेट्रोस होता है दोनों हैरान होते हैं और म्यू भी। एंड वो बोलते हैं कि ये नॉर्मल सा खाना बना रहा है पर इसके अंदर से हमें ड्रैगन की फील हो रही है। सच में ऐसा जब फील होता है जब कोई मैजिक मेडिसिन बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो, और सच में ये तो सिर्फ एक खाना ही बना रहा है। लगता है हमने आज बहुत ज़्यादा ही अच्छी अपॉर्चुनिटी पा ली है सीनियर के घर पर आने की। क्या वो हम पर कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं। तभी वो खाना बना देता है लिन फैन, और लिन फैन का खाना खाने के बाद जो पेट्रियोच और एल्डर होता है और म्यू होते हैं तीनों खुश हो रहे होते हैं। वो फटाफट खाना खत्म कर देते हैं और उनके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहते हैं। तभी एल्डर तो बेहोश होने लग जाता है। वो बोलता है कि मेरे अंदर जितनी भी लिमिट थी वो सारी ब्रेक थ्रू हो चुकी है और लगता है मैं और ज़्यादा ताकतवर होने रहा हूँ, और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी लिन फैन बोलता है कि लगता है आज तक इसने पहले खाना नहीं खाया था, ये बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से होगा। फिर वो बोलता है कि बूढ़े अपने आपको संभाल लो, मैं आपके लिए कुछ टी बना के ले आता हूँ जिससे आपको और आराम लग जाएगा। और लिन फैन यहाँ पर टी लेके आता है एल्डर के लिए। लिन फैन को ऐसा देखते हुए एल्डर बोलते हैं आपका तुम शुक्रिया, और वो उस टी को पीता है। उसके अंदर से भी बहुत ज़्यादा स्पेशल एनर्जी निकल रही होती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एल्डर फिर से अजीब से मुंह बनाने लग जाता है। एंड वो बोलता है कि जब मैंने इसको पिया मेरे अंदर जितनी बीमारी थी सब कुछ ठीक हो चुकी है, मेरा कल्टीवेशन बेस भी अच्छा हो चुका है, सिर्फ एक टी जैसा हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो बोलता है सीनियर आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर इतना ज़्यादा काइंडनेस दिखाई और आपने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया और ये टी भी दी। ये देखने के बाद वे पेट्रियोच एल्डर और म्यू तीनों उसके नीचे की झुक जाते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, तुमने अपनी बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाई है और ये जूनियर को भी इस बात को नहीं भूलेंगे। लिन फैन मन में सोचता है कि मैंने सिर्फ यहाँ पर एक बोल खाना ही दिया है और एक कप चाय दी थी, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, सच में ये तो बहुत ज़्यादा गरीब है। तभी उसका सिस्टम मुझसे नोटिफिकेशन देता है कि अभी ड्राइंग टाइम हो चुका है, यानी कि ड्राइंग करने का टाइम हो गया। तो फिर वो बोलता है कि लगता है अभी मुझे पेंट करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि अभी आप सभी लोग खड़े हो जाओ, अभी आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपके साथ और देर रुक नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम करना है, इसलिए क्या मैं आपसे बाद में मिल लूँ। तभी म्यू बोलती है सीनियर क्या मैं यहाँ पर दोबारा मिलने के लिए आ सकता हूँ फ्यूचर के अंदर। तभी लिन फैन बोलता ठीक है, और वो उसके बहुत करीब हो रहती है और म्यू बोलती है कि आपका शुक्रिया सीनियर। और हम लोग देखते हैं कि वो तीनों वहाँ जाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि म्यू तुमने तो बहुत अच्छा काम करा है। लिन फैन से ऐसे पूछ कर कि क्या हम यहाँ पर दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि इससे हमें आगे जाके भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी सीनियर के साथ मिलने में। तभी हम लोग देखते हैं कि बाहर की तरफ एक अंधेरा सा हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पर राइजिंग फायर का जो पेट्रोस था वो वहाँ पर खड़ा होता है। राइजिंग फायर का पेट्रोस बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोनों यहाँ पर हो, अगर तुम्हें ढूंढना तो बहुत ज़्यादा आसान था। फिर वो पेट्रोस बोलता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे क्या, बट अब तुम यहाँ से कभी भी नहीं भाग सकते क्योंकि जो मेरा राइजिंग फायर सेक्ट है वो आज तुम्हें मार डालेगा और तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है मरने के अलावा। तभी जो पेट्रियोस होता है और एल्डर होता है वे दोनों बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे लीव सेक्टर को इतनी आसानी से मार सकते हो, बट हमारी कल्टीवेशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो हम पहले थे उससे ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। और उनकी पावर को देखने के बाद वो एनमी पेट्रोस बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो बढ़ चुकी है, आखिर ये कैसे हो सकता है, और जो तुम्हारी परफेक्शन है ब्रीथ में वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेट हो चुकी है, लगता है सच में यहाँ पर कोई बिग गाय रहता है इस विलेज के अंदर। तभी वो बोलता है कि बट कुछ भी हो आज के दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा, और वो अपनी पावर रिलीज करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी पावर होती है समन करना स्केलेटन्स को। स्केलेटन्स वहाँ पर बहुत सारे आने लग जाते हैं और वो एक चुटकी के साथ उन सारे स्केलेटन को हमला करने के लिए बोल देता है पेट्रियोच एल्डर और म्यू के ऊपर, और एक चेन सी वहाँ पर जा रही होती है। ये देखने के बाद लियाओ सेक्टर का पेट्रियोच बोलता है कि राइजिंग फायर के पेट्रियोच तुमने सच में इवल वे का इस्तेमाल करा है अपने आप की ताकत को बढ़ाने के लिए, बट तुम्हें क्या लगता है कि हम हरा सकते हैं। और एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक शील्ड सी बनाता है, बट हम लोग देखते हैं कि एनिमी पेट्रियोच की जो ताकत होती है वो बहुत ग्रेट होती है और उस स्केलेटन से जो बेलें निकल रही होती है वो सारी उस शील्ड को तोड़ते हुए एल्डर को पीट डालती है और पेट्रियोच को भी, और उनके मुंह से खून निकल रहा होता है। ये देखने के बाद म्यू डर जाती है एंड वो चिल्लाती है मास्टर क्या आप ठीक हो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो दोनों घायल पड़े होते हैं एंड वो बोलते हैं स्केलेटन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे डर है कि जो हमारा मैजिक वेपन है वो भी इसका हमला नहीं कर सकता है। सच में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस विलेज में आकर, अब ने इस एरिया को भी खतरे में डाल दिया है। तभी हम लोग देखते हैं कि हर जगह पर स्केलेटन हो रहे होते हैं और एक लाल कलर के क्लाउड भी हो रहे होते हैं। म्यू बोलती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, सच में ये तो बहुत ज्यादा ईविल वेपन है। तभी वो एनिमी पेट्रियोच हंसते हुए बोलता है कि इस विलेज के अंदर कोई भी रहता हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरे होते हुए मुझसे कोई नहीं जीत पाएगा और मैं जो भी इस विलेज के अंदर होगा उसे मार डालूंगा। और ऐसे करे वो हंस रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो स्केलेटन्स होते हैं वो लिन फैन के घर के अंदर घुसने लग जाते हैं और वहाँ पे तबाह करने लग जाते हैं, यानी उसकी गार्डन एरिया में। एंड वो बोलता है कि मैं इस पूरे विलेज को तबाह कर दूंगा। तभी म्यू चला के बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर विलेज के अंदर बहुत सारे मोर्टल्स भी रहते हैं जो आम इंसान है,
और वो इनोसेंट है, वो नहीं मरने चाहिए। दूसरी तरफ हम लिन फेन को देखते हैं एंड वो आसपास की हवा को देखकर बोलता है कि आज का वेदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, लगता है आज बारिश होने वाली है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जितनी भी घास घूस है वो सारे डैमेज ना हो। तभी जो उसने वर्ड बोला होता है वो एनर्जी का रूप ले लेते हैं और वो एनर्जी सीधे तरह के स्केलेटन पे लगती है और जितने स्केलेटन होते हैं देखकर मरने लग जाते हैं। ये देखने के बाद एनवी पेट्रोस भी हैरान होता है, वो बोलते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, मेरे सारे स्केलेटन कैसे तबाह हो रहे हैं। तभी लिन फेन का एनर्जी का अटैक उसको भी लगता है और वो जमीन पे जा गिरता है और उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है एंड वो बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी वो अपने हाथ से एक टोकन टाइप का कुछ निकालता है एंड वो बोलता है कि ये मेरा ब्लड है, मेरे ब्लड को चलने दो और मुझे बचा दो। और हम लोग देखते हैं कि उसको वो भगा देता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं पूरा मौसम साफ सा हो जाता है और ये सब कुछ लिन फेन के उस वर्ड की वजह से हुआ था। म्यू बोलती है कि सीनियर ली ने ये सब कुछ जरूर करा होगा। तभी एल्डर बोलता है कि शायद ये माउंटेन विलेज का कोई डिफेंस होगा जो एक्टिवेट हो गया था एनवी पेट्रोस के आने की वजह से, और हमारे सीनियर लीज यहाँ पे रहते हैं इसलिए ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। और इसलिए तो मैं सोच रहा था फॉरबिडन प्लेस के इतने पास होने के बाद भी यहाँ पर कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं है। फिर वो खांसने लग जाता है, उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है। तभी म्यू बोलती है कि मास्टर आपकी सीन इंजरीज तो बहुत ज्यादा सीरियस है। तभी एल्डर बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक होगी कि मैं इनसे मुकाबला नहीं कर पाया। तभी म्यू बोलती है कि क्यों ना हम ली की मदद ले, सीनियर ली हमारी जरूर मदद कर देंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।